हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 का पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर अपना चल रहा था, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम देख चुके हैं पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने प्रकार हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है और पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत हमने ताप का प्रभाव देख लिया था। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस अवस्था की तरफ बदलते हैं। ताप कम करने पर यही परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है, गैस से द्रव और द्रव से ठोस अवस्था प्राप्त होती है। क्वथनांक और गलनांक के बारे में आप समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में दाब की क्या भूमिका होती है। दाब यानी प्रेशर। ताप का क्या प्रभाव देखा था हमने? ताप का प्रभाव देखा था कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर हटते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल कम होता है, वो दूर हटते हैं, तो पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदलता है। दाब का क्या रोल है? दाब कणों को एक दूसरे के पास लाता है। हम किसी चीज का दबाव देंगे तो कण बिना ताप के भी हम प्रेशर से उसको पास ला रहे हैं। जैसे अगर हम पंप से खुली हवा छोड़ेंगे तो हवा चारों तरफ फैल जाएगी। उसी पंप से हम गुब्बारे में हवा भरेंगे तो एक जगह पर स्टोर रहेगी, उसका दबाव ज्यादा होगा। तो दाब का मतलब आप समझ गए। दाब देकर भी हम पदार्थ के कणों को एक दूसरे के नजदीक ला सकते हैं। तो पदार्थ के कणों का नजदीक आना और दूर जाना, यही तो अवस्था परिवर्तन का कारण बनता है। तो दाब के माध्यम से भी अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। दाब का प्रभाव मुख्य रूप से गैसों पर पड़ता है, क्योंकि ठोस में ऑलरेडी कण इतने नजदीक है, उनको कितना और नजदीक लाएंगे। द्रव में भी कण ऑलरेडी बिल्कुल नजदीक है, उनको दबाव करके हम द्रव को ठोस में नहीं बदल सकते। खाली दबाव से द्रव को ठोस में नहीं बदला जा सकता। ठोस तो अपने आप में ठोस है, दबाव देकर के उसको और किस अवस्था में बदले। तो दबाव का मुख्य प्रभाव पड़ता है गैसीय अवस्था पर। द्रव की अवस्था परिवर्तित करने के लिए हमको ताप कम करना पड़ेगा। ठोस को हम ताप कम करके और ज्यादा ठोस कर सकते हैं। दाब के द्वारा भी ठोस को और ठोस किया जा सकता है, उसकी जो डेंसिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। द्रव पर दाब का प्रभाव विशेष रूप से नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव पर हम दाब बढ़ाएंगे तो इधर उधर से निकल जाएगा। उसकी डेंसिटी को भी नहीं बढ़ाया जा सकता दाब को बढ़ा करके। गैसों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गैसों के कण इधर उधर छितरे होते हैं। दाब देकर के हम उनको एक जगह नजदीक से नजदीक ला सकते हैं और इस तरह से उसको द्रवीकृत किया जा सकता है। इसी तरह से उसको ठोस में बदला जा सकता है। तो गैसों पर दाब का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। गैसों पर दाब बढ़ाकर हम उसको द्रव में भी बदल सकते हैं और ठोस में भी बदल सकते हैं। गैसों में का द्रव में बदलना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे घर की रसोई गैस और वाहनों में प्रयोग होने वाली गैस। जो हमारे घरों में प्रयोग होने वाली गैस है उसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो वाहनों के सिलेंडर में भरी जाती है उसे हम सीएनजी के नाम से जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोनों में क्या अंतर है ये आप थोड़ा ध्यान से सुनो। एलपीजी जो होती है वो पेट्रोलियम का एक उत्पाद है। सीएनजी जो होती है वो डायरेक्ट पेट्रोलियम के साथ निकाली जाती है। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं। पेट्रोलियम कहां से निकलता है? जिस प्रकार से जमीन के अंदर पानी है उसी प्रकार से पेट्रोलियम के भी कुएं हैं। पेट्रोलियम बना कैसे? पेट्रोलियम को चट्टानों का तेल कहते हैं। हजारों करोड़ों लाखों वर्ष पहले जो जीव जंतु, पेड़ पौधे भूस्खलन के कारण या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण जमीन के अंदर दब गए, बहुत नीचे तक चले गए, उनका कार्बनिक पदार्थ पेट्रोलियम के रूप में जहां रिक्त स्थान मिला वहां जमा हो गया, वही पेट्रोलियम है। वर्तमान में जगह जगह पर आपने देखा होगा कई एजेंसियां कहां पर पेट्रोलियम मिल सकता है इसकी खोज करती रहती है। कैरन एनर्जी एक ऐसी ही कंपनी है जिसने बाड़मेर में बहुत सारे तेल के कुएं खोजे। बाड़मेर में भी रिफाइनरी लगने वाली है, तो वहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब पेट्रोलियम जिस जगह पर जमा होता है जमीन के अंदर, वो ऐसे कोई बहुत बड़ी खाली जगह होती है जिसमें काफी ऊंचाई तक पेट्रोलियम भरा हुआ है।
उसके ऊपर के रिक्त स्थान पर उसी पेट्रोलियम की गैस भरी हुई है। तो जब पेट्रोलियम को जमीन में से निकाला जाता है तो सबसे पहले वो गैस बाहर निकाली जाती है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से बनी थी इसलिए उसका नाम प्राकृतिक गैस है। अब इसको बाहर निकाल करके दाब दे करके थोड़ा ताप भी कम किया जाता है, ताप को कम करके और दाब को बहुत ज्यादा बढ़ा करके इस गैस को सिलेंडरों में द्रवीकृत करके भरा जाता है, लिक्विफाइड करके भरा जाता है। क्योंकि इसको कंप्रेस्ड करके द्रव में बदला गया है इसलिए इसका नाम दे दिया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। प्राकृतिक रूप से निकली थी, इस गैस को हमने नहीं बनाई, प्रकृति ने पहले ही बना के रख रखी थी। इसको हमने निकाला, इसको द्रव में बदल करके सिलेंडर्स में भर लिया। ये मुख्य रूप से वाहनों के ईंधन के काम में आती है। दूसरी एलपीजी, वो कैसे बनती है? इसी पेट्रोलियम को जब बाहर निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस निकल गई, अब पेट्रोलियम को जो बाहर निकाला जाता है, पेट्रोलियम को चट्टानों का तेल कहते हैं, वो पेट्रोल नहीं है, वो कई सारे पेट्रोलियम पदार्थों का एक मिक्सचर है। उसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, पैराफिन वैक्स भी है। इसके अलावा उसमें लास्ट में जो हमने सड़कों के जो काम में आता है डामर, वो भी लास्ट में बचा कुचा उसी का पदार्थ है। तो इसी पेट्रोलियम को जब हम बाहर निकालते हैं तो हम इसका प्रभाजी आशवन करते हैं। प्रभाजी आशवन वह विधि है जिसके द्वारा किसी मिक्सचर में अलग अलग क्वथनांक वाले द्रवों को अलग अलग ताप पर गर्म करके गैस बनाकर और अलग किया जाता है। पेट्रोलियम में बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका क्वथनांक भी अलग अलग है। जब सबसे पहले हम पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो सबसे पहले उसमें से पेट्रोलियम गैस ही निकलती है, क्योंकि ये पेट्रोलियम का एक उत्पाद है, हमारे द्वारा बनाया हुआ। गैस के रूप में निकलती है, इसको ठंडा करके और दबाव दे करके सिलेंडरों में भर लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये गैस हमारे रसोई घरों में ईंधन के रूप में काम में आती है। इसी पेट्रोलियम को फिर और ज्यादा गर्म किया जाता है, तो जिस पदार्थ का क्वथनांक आता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, फिर उसको द्रवीकृत करके प्राप्त कर लेते हैं। फिर और गर्म किया जाता है, जिस पदार्थ का क्वथनांक आगे आता है, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी एक, मान लीजिए पेट्रोल का क्वथनांक आया, वो भाप बनेगा। 35 डिग्री पर मान लीजिए डीजल का क्वथनांक आया, वो भाप बनेगा। तो ऐसे अलग अलग ताप पर अलग अलग पदार्थ भाप बनते जाते हैं, उनको हम ठंडा करके अलग अलग करते जाते हैं। इस विधि को प्रभाजी आशवन कहते हैं। अब हम वापस वहीं पर आते हैं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, दोनों का अलग अलग उपयोग समझ में आ गया। सीएनजी वाहनों के ईंधन के रूप में मुख्य रूप से, एलपीजी रसोई गैस के ईंधन के रूप में मुख्य रूप से काम में आती है। अब इनको क्यों किया जाता है ऐसा द्रवीकृत? व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसको द्रवीकृत करके ही उपयोग करना व्यवहारिक होता है। मान लीजिए एक सिलेंडर में आपके गैस को गैस के रूप में भर के दिया गया, तो एक दिन में खत्म हो जाएगी, फिर रोज सिलेंडर भरने भागो। तो जब उसको द्रवीकृत करके भरा जाता है तो बहुत सारी मात्रा में उसमें भरी जा सकती है। ये गैस हमारी महीने 1.5 महीने तक चल जाती है। जैसे हम गैस का नोजल खोलते हैं, वो जो द्रवीकृत गैस है उसका प्रेशर कम होता है और वो गैस रूप में बदल जाती है और वो चूल्हे में जलती रहती है। जैसे जैसे जलती रहती है, नीचे वाली गैस को स्थान मिलता रहता है, वो द्रवीकृत से वापस गैस में बदलती रहती है। तो ऐसे बहुत सारी गैस उसमें जमा है और वो धीरे 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 करके काम में आती है। इसलिए इनको द्रवीकृत करना जरूरी है। तो एलपीजी, सीएनजी और इनके व्यावसायिक उपयोग, कैसे इनको बदला जाता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। प्रेशर बढ़ा करके, मुख्य रूप से प्रेशर बढ़ा करके इनको द्रवीकृत किया जाता है। साथ में टेम्परेचर भी कम किया जाता है। लेकिन जब एक बार प्रेशर बढ़ा करके इनको जब हम सिलेंडर में भर लेते हैं और वो प्रेशर मेंटेन रखते हैं, फिर भले ही उस सिलेंडर को आप भरी दोपहर में रखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो द्रवीकृत रूप में ही रहती है। जब तक उसकी नोजल नहीं खुलेगी, दाब कम नहीं होगा, तब तक वो गैस द्रवीकृत रूप में रहेगी। तो मुख्य जो रोल है इसमें वो दाब का है। दाब का रोल थोड़ा कम हो जाता है। एक दाब का एक और उदाहरण मैं देता हूं कि दाब बढ़ा करके गैस को ठोस में भी बदला जा सकता है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? वायुमंडल में भी 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
प्राकृतिक रूप से होती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर उससे कम ऑक्सीजन होती है। 79% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। कितने हो गए? 99। बाकी बचे 1% में जो सबसे ज्यादा मात्रा है 0.003%, वो कार्बन डाइऑक्साइड की, और बाकी बचे 77%। कितना हुआ? पॉइंट, इसको एडिट कर देना, है ना। तो बाकी बचा जो लास्ट, कट करके करेगा क्या एडिट? फिर हाँ। ये वापस जुड़ जाएगा बाद वाला। हाँ ठीक है। तो बाकी बचा हुआ जो 1% है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी बचे हुए 1% में सारी गैसें आ जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड। 78% में नाइट्रोजन, 21% यानी कि 21% ऑक्सीजन, और बाकी बचे हुए 1% में सारी गैसें आ जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम ठोस रूप में बदल सकते हैं, दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा करके, और इसका जो ठोस रूप आता है वो बर्फ की तरह दिखाई देता है। इसे ड्राई आइस कहा जाता है। बहुत ज्यादा दाब दे करके कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस रूप में बदल दिया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? ड्राई आइस, सूखा बर्फ। ये शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसी को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्रश्न आता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम थोड़ा सा भी प्रेशर कम करते हैं, जैसे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी अगर हमने कर दिया, इससे ज्यादा प्रेशर पर उसको ठोस रूप में रखा जाता है, लेकिन हमने प्रेशर को कम करके 1 एटमॉस्फेयर पर ले आए, 1 वायुमंडलीय दाब पर ले आए, तो सारी की सारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से गैस में बदल जाती है, बिना द्रव हुए, बिना द्रवित हुए, क्योंकि प्रेशर कम होते ही उसके अणु एक दूसरे से छिटक जाते हैं ठोस रूप में, द्रव अवस्था आ भी नहीं पाती। कई बार शुष्क बर्फ का इस्तेमाल करके प्लास्टिक बम बना लिए जाते हैं। प्लास्टिक की बोतल में उसको भरा जाता है। प्लास्टिक की बोतल क्योंकि फैल सकती है, तो प्लास्टिक की बोतल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रख दिया, बर्फ की तरह उसको धूप में रखेंगे, तो जैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा वो फैलना चालू हो जाती है, बोतल भी फैलना लग जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कि वो बोतल भी फैलने लग जाती है और वो बोतल एकदम से ब्लास्ट कर जाती है। तो कई बार इस प्रकार से जो असामाजिक तत्व इस तरह की हरकतें भी करते हैं। तो ठोस जो CO2 है वो बहुत ज्यादा दाब बढ़ा करके ही तैयार की जाती है। तो अब तक हम इस चैप्टर में काफी चीजें क्लियर हो चुकी है हमारी। हमने पदार्थ के प्रकार देख लिए, तत्व, यौगिक, मिश्रण, हमने पदार्थ की अवस्थाएं देख ली, ठोस, द्रव, गैस। हमने पदार्थ का अवस्था परिवर्तन देख लिया, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, ताप को बढ़ाकर, गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, ताप घटाकर। दाब का प्रभाव हमने देख लिया, किसी गैस को द्रवीकृत करने या ठोस बनाने में दाब की मुख्य भूमिका होती है। द्रव और ठोसों के अवस्था परिवर्तन में दाब की भूमिका नगण्य होती है। एक होता है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के अलावा अभी पिछले कुछ वर्षों में पदार्थ की 2 और अवस्थाओं का पता चला है। इनमें से एक है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। इन 2 अवस्थाओं के बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी अगर डाउट है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, उनका समाधान बराबर आपको मिलेगा।